नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे। विषय ये है कि रिजर्वेशन हमारे देश में एक स्टेट तमिलनाडु में 69% के लगभग है। आप सोच सकते हैं कि 69% रिजर्वेशन कितना हैवी रिजर्वेशन होगा। और ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये 1951 में हुआ था। एक्चुअली हुआ ये था कि तमिलनाडु सरकार ने जब रिजर्वेशन अपने यहाँ लागू किया, पहली स्टेट थी जिसने अपने यहाँ रिजर्वेशन किया था। रिजर्वेशन जब लागू हुआ, तो उस समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चंपकम दुराईराजन ने पिटीशन डाली और ये कहा कि ये ठीक नहीं है, हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। चंपकम दुराईराजन की इस पिटीशन पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, क्योंकि उस समय तक रिजर्वेशन जॉब्स में मतलब आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 का रिजर्वेशन था ही नहीं। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा चंपकम दुराईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में कि उस समय स्टेट ऑफ मद्रास उसको कहते थे, स्टेट ऑफ मद्रास के मामले में कि रिजर्वेशन वैलिड नहीं है, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक नहीं है, आप रिजर्वेशन नहीं कर सकते। तमिलनाडु सरकार ने नेहरू जी से बात की। नेहरू जी ने पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिजर्वेशन के रूप में लेकर आए, यानी कि रिजर्वेशन के पुरोधा नेहरू जी थे। जबकि डॉक्टर अंबेडकर, मैं बहुत बार बता चुका हूं कि जिस समय आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 में रिजर्वेशन की बात कही गई थी, डॉक्टर अंबेडकर उस समय ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने कहा जाति आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। अगर जातियां रिजर्वेशन में लिखी गई तो फिर हमारे देश से जातियां हम कभी समाप्त नहीं कर पाएंगे, तो हम ब्रांड बना देंगे, जाति एक ब्रांड बना देंगे, क्योंकि हम जाति को लाभ देने लगेंगे। और जैसे ही किसी जाति को लाभ देना शुरू किया, तो भारत में हिंदू समाज को जातियों से बाहर नहीं निकाल सकते, यानी कि हम फिर हिंदू नहीं हो पाएंगे, हम जाति रह जाएंगे। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर के विरोध करने के बाद रिजर्वेशन उस समय केवल एक पॉलिटिकल रिजर्वेशन बनकर रह गया था। और पॉलिटिकल रिजर्वेशन का मतलब होता था कि पार्लियामेंट के अंदर या हाउसेस में जो लोग चुन कर आएंगे, उसमें रिजर्व कैटेगरी होगी कि इतने परसेंट ये प्रकार के लोग आएंगे, और वो लेजिस्लेशन इस प्रकार का बनाएंगे, यानी कि वो कानूनों में इस प्रकार का संशोधन करेंगे कि देश में जाति व्यवस्था समाप्त हो जाए और देश में जातियां समस्या न खड़ी करें। ये बात डॉक्टर अंबेडकर की हाउस को कन्विंस करने की थी, हाउस कन्विंस हुआ। लेकिन नेहरू जी चूंकि उन्होंने हिंदू कोड बिल के पीछे पड़ गए थे, वो उस समय शरीयत लॉ भारत से खत्म ना हो उसके पीछे पड़ गए थे, शरीयत को लागू रखें, और इसीलिए वो हिंदू कोड बिल लाकर मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन ऐसे सिविल लॉस बनाना चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस समय उनका भी विरोध किया था। इसीलिए उनके रहते हुए, डॉक्टर पटेल के रहते हुए, डॉक्टर अंबेडकर के रहते हुए, जिस समय वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, हिंदू कोड बिल नहीं आ पाया। जबकि हिंदू कोड बिल का ड्राफ्ट 1945-46 में ही तैयार हो गया था, लेकिन हिंदू कोड बिल भारत में पास नहीं हो पाया था। डॉक्टर अंबेडकर के जाने के बाद जब वो लॉ मिनिस्टर नहीं रहे, तो 1956, 55, 56 में हिंदू कोड बिल आया और पहला संविधान संशोधन 1951 में रिजर्वेशन आया। और जो डॉक्टर साहब करना चाहते थे, उसी के विरुद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर हिंदुस्तान में जातियां समाप्त करना चाहते थे, लेकिन नेहरू जी जातियों को जीवित रहना रखना चाहते थे। परिणाम हम सबके सामने है। खैर, वो बात मैंने एक बेसिक बात बताई, लेकिन यहां पर बात यह आती है कि तमिलनाडु के चंपकम दुराईराजन का जो जजमेंट था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसको पहले संविधान संशोधन के द्वारा अपास्त कर दिया गया और तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन हो गया। अब मैं तमिलनाडु के कैरेक्टर को नहीं समझ पाता हूं। तमिलनाडु के कैरेक्टर का मतलब यह है कि कभी तो तमिलनाडु के लोग ये कहते हैं कि हम तमिलियन हैं, हम हिंदू नहीं हैं। कभी वो कहते हैं कि हम दलित हैं, हम हिंदू नहीं हैं। तो जब इस तरह की वार्ता करते हैं, हम तमिल हैं, हम हिंदू नहीं हैं, तो फिर रिजर्वेशन जातियों में क्यों? तमिलियन की जातियों कहां से आ गई? ये बहुत सारी समस्याएं हैं। हालांकि इन समस्याओं के बावजूद देश में हम सामंजस्य बिठाने का प्रयास पूरा करते हैं। अब नवबुद्ध चल गया और नवबुद्ध उन्हीं जातियों के आधार पर अपने आप को सेपरेट कहने लगा। खैर, ये समस्याएं तो देश में, जब देश बना है, देश में डाइवर्सिटी है, चूंकि हमारा देश संसार में सबसे ज्यादा डाइवर्स है, रीजन के आधार पर, लैंग्वेजेस के आधार पर, जातियों के आधार पर, या उनके खाने पीने, रहन सहन के आधार पर बहुत सारी डाइवर्सिटी भारत में है। तो इन डाइवर्सिटियों के साथ ही भारत में हिंदुत्व, एक एक फिलॉसफी, वी ऑल आर हिंदूज, आपको एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। वी ऑल आर इंडियंस, आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। अगर ऐसा न किया गया तो फिर समस्याएं खड़ी होती हैं। लेकिन तमिलनाडु में एक नई घटनाक्रम हुई।
नई घटनाक्रम क्या हुआ? और अभी सुप्रीम कोर्ट ने आज तमिलनाडु की एक पिटीशन को डिसमिस किया और डिसमिस करते हुए कहा कि क्या आप स्वीपरों के खिलाफ हैं? क्या आप स्वीपरों का लाभ नहीं चाहते और आप ये बार-बार लिटिगेशन कर रहे हैं स्वीपर्स के खिलाफ, तो इस लिटिगेशन में स्वीपर्स क्या सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स को अफोर्ड कर पाएँगे? आप सोचिए कि तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कर दिया हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जो स्वीपर्स के फेवर में था। और जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने पूछा कि आप मुझे ये बता दीजिए केवल कि सुप्रीम कोर्ट के जो खर्चे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का लिटिगेशन बहुत महँगा है, महँगा नहीं बहुत महँगा है। और सुप्रीम कोर्ट का लिटिगेशन बहुत महँगा इसलिए भी है क्योंकि पूरे देश भर के केस आते हैं और हम सुप्रीम कोर्ट जब हम दिल्ली में सस्टेन करते हैं तो दिल्ली में रहने खाने का एक व्यक्ति का खर्चा, परिवार का खर्चा 60-70 हज़ार 1 लाख रुपए आता है। महीने में 1-2 केस अगर मिला तो कोर्ट फीस, सीनियर एडवोकेट का खर्चा, टाइपिंग का खर्चा और उसका 3 तरह के मोशंस हैं, उनका खर्चा और कई बार हियरिंग करनी पड़ेगी, उनका खर्चा। तो एक केस में मामूली हालत में 5, 7, 10 लाख रुपए खर्च होते हैं, जब बहुत कम पैसे में मुकदमा होगा तो। 5-7 लाख रुपए से कम का खर्चा नहीं आता। या कुछ लोग करते होंगे जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, जो दिल्ली के ओरिजिनल निवासी हैं, जिनको खर्चा नहीं करना होता, वो कम में भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट नॉन अफोर्डेबल है। अब आप स्वीपर्स के खिलाफ जो अपनी 5,000 10,000 की नौकरी के लिए सरकार से लड़ रहे हों, उन स्वीपर्स के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट चले आएँगे तो स्वीपर्स को रिप्रेज़ेंट कौन करेगा? अगर स्वीपर्स वहाँ रिप्रेज़ेंट नहीं होंगे, तो फिर जस्टिस कैसे मिलेगी उनकी बात अगर सुनी नहीं जाएगी तो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा कि कृपया करके पहले आप इस मामले में कॉस्ट जमा कर दीजिए कि उनको नोटिस करने का कॉस्ट जमा कर दीजिए, हम उनको नोटिस कर देंगे और नोटिस करने के बाद जब वो यहाँ पर आएँगे तो उनको फट कौन करेगा, उनका खर्चा कौन उठाएगा, इस बात की बात बताइए, तब हम उनको नोटिस करेंगे। नहीं तो आप बार-बार आप मुझे बता दीजिए कि बार-बार जब हाई कोर्ट उनके जॉब्स को कन्फर कर चुका, हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट में 2015 में स्वीपर्स जो काफी लंबे समय से जॉब कर रहे थे, उनके रेगुलेशन बनाने की बात ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कही और कहा कि भाई इनका रेगुलेशन बनाकर इनको रेगुलेशन में लेकर आया जाए। उस बात को 2015 के इस ऑर्डर को तमिलनाडु सरकार ने चैलेंज किया डबल बेंच में वहीं पर। डबल बेंच ने 2018 में ऑर्डर किया कि स्वीपर्स चूंकि लंबे समय से वहां काम कर रहे हैं, संविदा पर काम कर रहे हैं या ऐप या जो भी सिस्टम से काम कर रहे हैं, इनको बाकी स्वीपर्स की तरह रेगुलेट किया जाए क्योंकि आप काम तो वही करवा रहे हैं जो बाकी उसे करवा रहे हैं और चूंकि ये लंबे समय से काम कर ही रहे हैं, इसलिए इनको रेगुलेट करना आपका काम है, इनको रेगुलेट करिए। तो उनको रेगुलेट करने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डबल बेंच ने ऑर्डर कर दिया। इस डबल बेंच के 2018 के ऑर्डर के खिलाफ तमिलनाडु सरकार और अभी सुप्रीम कोर्ट आई और ये कहा कि इन स्वीपर्स को परमानेंट जॉब करने का अधिकार नहीं है और ये स्वीपर्स यहां परमानेंट जॉब नहीं कर सकते। अब सोचिए कि तमिलनाडु के अंदर 69% रिजर्वेशन और 69% रिजर्वेशन रहते हुए तमिलनाडु की सरकार तमिलनाडु में जो स्वीपर्स को रेगुलेट कर दिया, चूंकि स्वीपर्स लगे हुए हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, कुछ सीधे हैं, तो जिनको रेगुलेट कर दिया सरकार कोर्ट ने, उनके ऑर्डर कर दिए कि भाई इनको रेगुलेट इनके इनको रेगुलराइजेशन किया जाए और इनको परमानेंट किया जाए, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। हमारे देश में एक कैरेक्टर बन गया है कि राजनीति तो बहुजन समाज पार्टी करके कहेंगे, राजनीति तो डॉक्टर अंबेडकर के नाम से करेंगे, राजनीति बाबा वो ज्योतिबा फूले के नाम से करेंगे, राजनीति भारत में दलितों के नाम से करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में जब दलितों के इंसाफ की बात आती है, आप सोच सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 35 कैपिटल ए जिस समय बना हुआ था, तो आर्टिकल 35 कैपिटल ए में जो वहां स्वीपर्स थे, स्वीपर्स के अधिकारों को कैंसिल कर दिया गया था, स्वीपर्स के अधिकारों को वहां देने से वंचित कर दिया था जम्मू कश्मीर सरकार ने आर्टिकल 35 कैपिटल ए की वजह से। और वो 1956-57 से लेकर 2019 तक 3-4 पीढ़ियां निकल गई। वो पढ़े लिखे होते थे लेकिन वो जॉब नहीं कर सकते तमिलनाडु के अंदर, वो तमिलनाडु सॉरी जम्मू कश्मीर के अंदर। तो आप सोच सकते हैं कि क्या सिचुएशन रही होगी, क्या रहा होगा। तो ऐसी सिचुएशन में ऑनरेबल हाई कोर्ट जब ऑर्डर कर रहा है और
केंद्र सरकार ने 2019 में आर्टिकल 35 कैपिटल उड़ाकर उन दलितों को, लाखों दलितों को इंसाफ देने का काम किया हो, इंसाफ दिया हो, जिनकी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ियों से वो अपना घर नहीं बना सकते थे, वहां रहने का अधिकार नहीं था, वहां प्रोफेशनल एजुकेशन का अधिकार नहीं था, वहां पर जॉब करने का अधिकार नहीं था, सरकारी सुविधाएं लेने का अधिकार नहीं था। जब ऐसा अधिकार न दिया गया हो, इसके इस इन लोगों को अगर इंसाफ दिया जाता है केंद्र की सरकार के द्वारा, उसके बावजूद स्वीपर्स की राजनीति भारत में होती हो, तो आप सोच सकते हैं कि हमारा देश किस प्रकार का है। स्वीपर से वोट बैंक लेने का अधिकार है, स्वीपर्स के साथ इंसाफ करने का काम नहीं करेंगे। हाई कोर्ट का तमिलनाडु में ऑर्डर है, ये कहते हैं कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा एससी एसटी रहते हैं, सबसे ज्यादा एससी एसटी तमिलनाडु में है पूरे देश में, यानी कि लगभग 70% लोग पिछड़ा हैं। और 70% पिछड़ा होने के बाद अगर उनको जॉब सिक्योर करती है हाई कोर्ट, तो फिर उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट तक है। सुप्रीम कोर्ट ने राइटली कहा कि इन लोगों का जब ऑर्डर हो चुका है, ये फाइनल स्टेज पर है, अब ये फाइनली डिसाइड हो रहा है, तो आपको क्या तकलीफ है, क्यों नहीं इनको परमानेंट करते? अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में सुनवाना है तो पहले इनके कॉस्ट की व्यवस्था करिए और एटलीस्ट 50,000 रुपए जमा करिए तुरंत। अब देखिए क्या होता है आगे। तमिलनाडु सरकार स्वीपर्स के हक में रहती है या स्वीपर्स का विरोध करती है और पैसे जमा करके स्वीपर्स से मुकदमा लड़ती है, उनकी नौकरी को खाने के लिए व्यवस्था करती है या लड़ाई लड़ती है, तो आगे भविष्य बताएगा। मुझे लगता है कि हमारे देश में दलित जो 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 डॉक्टर अंबेडकर का विचार है, अंबेडकर के विचार को सुदृढ़ करना ही चाहिए। तभी हम देश से जाति व्यवस्था खत्म कर पाएंगे, और जाति व्यवस्था देश से खत्म हुई तब ही हम देश देश इकट्ठा मिलकर लड़ पाएगा, विदेशी आक्रांताओं के संतानों से लड़ पाएगा, पाकिस्तान जय के नारे लगाने वालों से लड़ पाएगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा कहने वालों से लड़ पाएगा, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहने वालों से भारत तभी लड़ पाएगा जब भारत में जाति व्यवस्था समाप्त होगी। और रिजर्वेशन जाति व्यवस्था के लिए सबसे ज्यादा घातक है। उन्हीं लोगों को मुझे लगता है रिजर्वेशन का लाभ देना चाहिए, लेकिन उन लोगों को रिजर्वेशन का लाभ जाति के नाम से नहीं देना चाहिए, जो डॉक्टर अंबेडकर का ओरिजिनल विचार था। उनको कॉम्पिटेंट कैसे बनाएंगे, ये केंद्र को सोचने की बात है। वो राज्य भी सोचे, केंद्र भी सोचे कि उन्हीं लोगों को रिजर्वेशन का लाभ मिले, लेकिन वो जाति के नाम से ना मिले, जातियां समाप्त हों। ये कैसे व्यवस्था करेंगे, क्या करेंगे, ये पूरे देश को मिलकर सोचना ही होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।